जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 10 सोशियो फाइनेंस, वो कंप्लीट होने जा रहा है। उसमें सिर्फ 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव रह गए हैं। आज हमने उनको डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। अच्छा, लेक्चर से पहले थोड़ा सा चेंज है हमारे प्लान में। जो आज का मेंटी है वो क्लास के एंड पे होगा, स्टार्ट में नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा बाजू का चेंज हो जाती है। रूटीन हमारी स्टार्ट की ही रहेगी, आज किसी वजह से हम उसको क्लास के एंड पे करवा रहे हैं। ठीक, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए प्रीवियस लेक्चर में से। शाबाश जी। क्या इनटेंजिबल्स भी आ सकते? इनटेंजिबल जो है उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कंफर्म करना। किताब हमारी इसके ऊपर साइलेंट है। मेरा ख्याल है कि नहीं आ सकते, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, मेरा ख्याल है नहीं आ सकते जी। और कोई क्वेश्चन? इस्लामिक फाइनेंसिंग के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, उसके ऊपर तो जाहिर है वो रिटर्न होगा। वो ट्रस्ट ज़्यादा है, ट्रस्ट ज़्यादा है। नहीं देखिए, ये ट्रस्ट की बात नहीं है, ये चॉइस की बात है कि आप इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं कि इस्लामिक बेस्ड सिस्टम की तरफ जाना चाह रहे हैं। दोनों का जो सिस्टम है, जाहिर है उनका रेगुलेटर तो जो सेंट्रल बैंक होता है वही होता है। ठीक है, और उसने दोनों में अपने रिस्क को वो मैनेज कर रहा होता है, यानी जो भी डिपॉजिट होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। सेंट्रल बैंक के लिए वो दोनों सिस्टम रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक जैसे हैं, वो सिक्योरिटी एक जैसी है। यानी ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेडिशनल बैंकिंग में रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट कम है या ज़्यादा है, इस्लामिक बैंकिंग में रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट कम है या ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आपको लेक्चर क्लियर हो गया? कल पढ़ा गया था हमने इस्लामिक फाइनेंसिंग, उसमें अहम मोड्स कौन से थे इस्लामिक फाइनेंसिंग के? 4 हमने पढ़े थे। एक मुराबा, एक इजारा, एक मुशारका और एक मुदारबा। शाबाश, कोई प्रॉब्लम इनमें? कोई प्रॉब्लम? चलिए, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यानी ये जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मैंने आपके साथ शेयर किए ना, ये बड़े बड़े सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, यूं कह लीजिए कॉमन है। एक है लेस कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वो जो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है? वो है हमारा शेयर्स के जरिए से कोई भी कंपनी फाइनेंस रेज कर सकती है, वो डेट्स के जरिए से फाइनेंस रेज कर सकती है, वो इसके बाद इस्लामिक फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब जो कंपैरेटिवली लेस कॉमन ऑप्शंस हैं, आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कौन कौन सी है? वो है बिजनेस एंजल्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फंड्स और एसेट सिक्योरिटाइजेशन। ये 4 अदर ऑप्शंस हैं जो कि फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली ऑप्शन बिजनेस एंजल्स। बिजनेस एंजल्स क्या है? यानी ये यूं कह लीजिए बिजनेस में कुछ फरिश्ता सिफ्त इंसान होते हैं। बिजनेस के लिए फरिश्ता सिफ्त इंसान कौन है भला? हाँ, इन्वेस्टर्स। या तो कस्टमर है, लेकिन कस्टमर तो बहुत से होते हैं, ये वो सिंगल होता है, वो जो बिजनेस को ज़रूरत के वक्त पैसा दे। ये अमूमी तौर पे ना कुछ वेल्थी पीपल होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, रिच पीपल है। अच्छा, उनका काम क्या होता है? उन्होंने कर्जे हंसना नहीं देना। ये वो लोग नहीं जो कर्जे हंसना देंगे, नहीं नहीं, वो भूल जाएं। ये वो लोग हैं जो ज़रूरत पड़ेगी तो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि बाद में इनको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। अमूमी तौर पे इन लोगों के पास पैसा होता है, कोई टेक्निकल स्किल, बिजनेस की स्किल्स नहीं होती है, बिजनेस पार्टिसिपेशन भी नहीं करते। ठीक है, बल्कि ये कहते हैं कि आप हमसे पैसा लीजिए और हमें इसमें जो भी प्रॉफिट का शेयर होगा वो दे दीजिएगा। ये बिजनेस एंजल्स। ठीक है, आप जब कोई खुद का काम शुरू करने की कोशिश करेंगे जब, तो उसमें अक्सर आपको इन लोगों को से वास्ता पड़ेगा। ठीक है, बाज़ औक़ात जो बिजनेसमैन है वो खुद इन लोगों के पास चल के जाता है। जैसे आपको बताया था मैं शार्क टैंक वाली एग्जांपल, ये वही एग्जांपल है। ठीक है, और बाज़ औक़ात ये देखते हैं जब कि जी ये बिजनेसमैन अच्छा है, मेहनती है, आइडिया इसका अच्छा है, बस इसके पास पैसों की कमी है, तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सम टाइम तो ऐसा होता है कि कुछ फैमिली में ही ऐसे लोग होते हैं जो कि अगर फाइनेंशियल पोजीशन उनकी अच्छी है और वो देखते हैं अच्छा है, इस बच्चे को मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, ये पढ़ने वाला बच्चा है, मेहनत करने वाला बच्चा है, आइडिया मेहनत कर रहा है, अब कहीं पे ये रुक गया, पैसों की ज़रूरत है, तो मैं इसके बिजनेस में पैसे लगाता हूँ, मुझे भी फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा। ये है बिजनेस एंजल्स। इनका है तो ये बिजनेस के लिए प्लस पॉइंट,
लेकिन इनका है कि जो बड़ा नेगेटिव है ना वो ये है कि एक दफ़ा इनसे पैसे ले लेना, बाद में इनसे जान छुड़ाना मुश्किल होता है प्रैक्टिकली। ये कहते हैं भाईजान ज़रूरत के वक्त हमने आपको पैसे दिए ना, अब आपकी कोशिश पता है क्या होगी, अच्छा पैसे ले लिए, अब हमने 30% प्रॉफिट इसको दे रहे हैं, पैसे से ले लिए। अब आपका जब बिजनेस अच्छा इस्टेब्लिश हो जाएगा, आपके पास सफिशिएंट कैश आ जाएगा, आप इनको रीपे करने की कोशिश करेंगे ना, तो उम्मीदी तौर पे पता है क्या कहते हैं, कहते हैं रीपेमेंट नहीं, हमें तो प्रॉफिट ही चाहिए। ठीक है, हमने ज़रूरत के वक्त आपका साथ दिया था, अब आपकी ज़रूरत पूरी हो गई है, अब आप हमें किक आउट ना करवाएं। तो इनसे फिर जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ये अक्सर आपको जब आप काम शुरू करेंगे ना कोई भी अगर बिजनेस, ये इस तरह के लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे। प्रैक्टिकली अगर आपने इनसे फाइनेंस लेना है ना, तो पहले डिसाइड कर लेना है कि रीपेमेंट होगी और किस तरीके से होगी, वरना फिर मुश्किल हो जाती है। पहला सोर्स ये है। ठीक है, ये वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, अमूमी तौर पे किस प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप में। ठीक है, और ये मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट। अब जो बाकी अदर सोर्सेज होंगे ना, उनमें आपने दो चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है। नंबर 1, क्या ये इंडिविजुअल है या कोई और। नंबर 2, अमूमी तौर पे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कि मैच्योर बिजनेस में। और फिर ये चीज भी साथ में देखनी है आपने कि मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं। तो ये जो बिजनेस एंजल्स है, ये क्या है, मैनेजमेंट में अमूमी तौर पे इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, ये उस इंडिविजुअल को देखते हैं कि उस इंडिविजुअल में, उसके बिजनेस में जान है कि नहीं। ठीक है, अगर है तो फिर वो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं बिजनेस एंजल्स। क्लियर। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फंड्स, ये दोनों ही इंडिविजुअल्स नहीं है। बिजनेस एंजल्स इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट अमूमी तौर पे इंडिविजुअल्स नहीं होते। प्राइवेट इक्विटी फंड्स तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ये वेंचर कैपिटलिस्ट कौन है। वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसा है, नाम से जाहिर है, ये ऐसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंक्स भी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जो कि किसी ना किसी वेंचर में कैपिटल इंजेक्ट करेंगे, इसीलिए इन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। किसी वेंचर में कैपिटल इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको अगर जरूरत है पैसों की, और आप फर्ज कीजिए अपनी फैमिली के, अपने मोहल्ले के या जान पहचान वाले किसी अमीर आदमी के पास जाते हैं, उससे पैसे लेते हैं, वो फाइनेंस करता है, वो किस कैटेगरी में आएगा, बिजनेस एंजल्स की कैटेगरी में। और अगर आप वो जहां ख्वाब वहां HBL चले जाते हैं, वो उसमें क्या एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाते हैं, आपने एडवर्टीजमेंट देखी है कभी, वो उसमें अमूमी तौर पर यही दिखाते हैं कि बंदे के पास आइडिया है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, उसको आइडिया को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उसके बिजनेस में फिर वो बैंक जो है, इन्वेस्टमेंट बैंक, वो इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन ये चूंकि कॉर्पोरेट एंटिटी होती है, इन्वेस्टमेंट बैंक इंडिविजुअल नहीं है, तो इसको इससे गर्ज नहीं होती कि भैया मुझे एक अच्छा काम करने वाला बंदा मिल गया, मैंने इसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, तो मैं सारी उम्र ये कमाएगा ये और साथ में खाऊंगा मैं भी। ये इस सोच के साथ नहीं इन्वेस्टमेंट करता। इसे पता होता है कि जी हम इन्वेस्टमेंट बैंक है, हमारे पास डेली बहुत से प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, हमने वैल्यूएट करना होता है, तो ये आपके साथ एग्जिट स्ट्रेटजी स्टार्ट में ही तय करवाएगा। ये आपको बोलेगा आ जाइए, 25 तारीख को हमारा बोर्ड बैठेगा, उसके सामने आके अपना प्लान, उसकी फिजिबिलिटी प्रेजेंट कीजिए, अपना प्लान शेयर कीजिए, आइडिया क्या करना क्या चाहते हैं, उसकी फिजिबिलिटी क्या आपने रिसर्च की है, क्या ये वाकई प्रॉफिटेबल टास्क है कि नहीं, और फिर एक प्लान हमारे साथ दीजिए कि 3, 4, 5, 6, 7 सालों के बाद कैसे आप इस अरसे के अंदर अंदर कैसे आप हमारी अमाउंट हमें रीपे कर देंगे। ये चीजें जरूरी होती हैं वेंचर कैपिटलिस्ट को कन्विंस करने के लिए। वेंचर कैपिटलिस्ट को ना आपको कन्विंस करना पड़ेगा, उसके सामने जाके अपना प्रपोजल रखना पड़ेगा, फिजिबिलिटी और रीपेमेंट कैसे करनी है, सारे पैसे एक ही वक्त में या कि आहिस्ता आहिस्ता रीपेमेंट होगी, ये सारा उसको एग्जिट प्लान देना होता है। क्योंकि उसने जाहिर है कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके पैसे निकाल के फिर जाहिर है अगले बिजनेस में इन्वेस्ट करने, तो उसके साथ ये सारी 3 चीजें एग्री करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, खासतौर पे एग्जिट प्लान। अमूमी तौर पे ये किस तरह की सिचुएशन में सूटेबल होता है, ये सूटेबल होता है एक तो यंग प्राइवेट कंपनीज में, ठीक है, जिसमें स्टार्टअप भी शामिल है। लेकिन स्टार्टअप जो होता है ना, उनको ज्यादा पैसे, ये अगर आप कंपैरिजन करें वेंचर कैपिटलिस्ट और बिजनेस एंजल का, तो बिजनेस एंजल में
इसमें कंपैरेटिवली कम पैसे चाहिए होते हैं। तो अगर स्टार्टअप होना तो उसके लिए स्टार्टअप वाले की चॉइस होगी बिजनेस एंजल्स के साथ राब्ता करें। लेकिन ये हालांकि स्टार्टअप में यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास भी जाया जा सकता है, मना नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पे जो स्टार्टअप फेज में बिजनेस होगा उसके लिए चॉइस क्या होगी, बेहतर चॉइस बिजनेस एंजल। यहाँ पे होंगे यंग प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनी जो किसी हद तक स्टैब्लिश है लेकिन अभी बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ। स्टार्टअप समझते हैं ना किसको कहते हैं? स्टार्टअप में बिजनेस स्टैब्लिश हो रहा है, इनकॉर्पोरेट हो रहा है इनिशियल फेज में। यंग प्राइवेट कंपनी मतलब स्टैब्लिश हो चुका है, काम कर रहे हैं लेकिन ज्यादा अरसा नहीं हुआ, मार्केट में एग्जिस्टेंस ऑलरेडी मौजूद है। ये अमूमी तौर पे मैनेजमेंट बायआउट के लिए बहुत ही कारआमद चीज होती है। मैनेजमेंट बायआउट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये सुनिए क्या है। जिस तरह कंपनीज के केस में, शेयर के केस में कंसेप्ट होता है ना कि जब शेयर इशू करने हैं तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करनी है कि आप शेयर खरीदना चाहते हैं कि नहीं, उसे बोलते थे राइट इशू। इस समय मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी कि नॉर्मली प्रॉपर्टी के बिजनेस में ये रूल है कि किसी भी पर्सन ने अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं हाँ जी उनको ऑफर करेगा। उसी तरीके से अगर एक और रूल है, अगर किसी ने कोई ओनर ने, कोई पर्सन है वो उसके पास फैक्ट्री है, उसने उस फैक्ट्री को सेल करना है, वो सबसे पहले मार्क जो उसकी फैक्ट्री के अंदर सीनियर मैनेजमेंट है उनसे पूछेगा कि क्या वो इसको बाय करने के लिए विलिंग है, उनसे पूछेगा आउटसाइड जाने से पहले। जैसे फर्स्ट कीजिए, छोटी सी एग्जांपल फर्स्ट कीजिए, इस कॉलेज में टीचर पढ़ा रहे हैं और एक इस कॉलेज का ओनर है। अब वो ओनर इस कॉलेज को बेचना चाहता है, क्या पहले उसे सीनियर टीचर से नहीं पूछ लेना चाहिए कि आप इसको खरीदने के लिए विलिंग हैं? क्योंकि हक तो उनका है, वैसे भी उनका है, और अगर वो वही टीम, मैनेजमेंट टीम इसको बाय कर लेती है तो ओनर तो पैसे लेके चला जाएगा, उसकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन उस बिजनेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटजी को, उसके विजन को, उसके ऑपरेशंस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सेम मैनेजमेंट टीम जो है वही ओनरशिप स्ट्रक्चर पे चली जाएगी, पॉलिसीज उनकी वही होगी, विजन प्रोबेबली वही होगा। लेकिन अगर कोई इंटायरली न्यू इन्वेस्टर आता है, नया बंदा आता है, तो वो आके बिजनेस को सारा चेंज कर सकता है, उसका विजन डिफरेंट होगा, स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। इसीलिए बिजनेस को सेल करने से पहले मैनेजमेंट से पूछा जाता है कि क्या आप इस बिजनेस को बाय करना चाहते हैं कि नहीं। अब मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम क्या भला, वो करना तो चाहते हैं, कौन नहीं करना चाहे, और पैसे नहीं होंगे, तो फिर इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? हाँ जी, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाया जाएगा। इस सिचुएशन में बिजनेस एंजल के पास नहीं जाया जाए, वो कहेगा भैया मैनेजमेंट ने बाय करना है, मैं मैनेजमेंट को क्यों पैसे दूं कि वो बाय कर ले, मैं खुद ही बाय कर लेता हूं। तो इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है? ये कोई इन्वेस्टमेंट बैंक है, समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट बैंक है, कंपनी है कोई जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। अब वो क्या करेगा इन्वेस्टमेंट बैंक? वो मैनेजमेंट को लोन देगा, मैनेजमेंट बेसिकली उसके सामने प्रेजेंट करेगी, सर ये कंपनी है, फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप पैसे देंगे, हम ये कंपनी बाय करेंगे, पास में इस कंपनी का प्रॉफिट इतना है, फर्ज कीजिए हर साल में 10 मिलियन इसका प्रॉफिट है, फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है कि कम से कम इतना तो होगा ही, हम इसमें से 10 मिलियन में से 6 मिलियन आपको हर साल रीपे करते रहेंगे, 5 साल के बाद आपका लोन सेटल। ठीक है, वो इस तरह का प्लान जब उसके साथ शेयर करेंगे तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोबेबली उसकी समझ में आगे बात विलिंग होगा, लोन दे देगा। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बायआउट। जब एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट एग्जिस्टिंग ओनर से ही कोई बिजनेस बाय कर ले, इसे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बायआउट। ये ओवरऑल कंपनी के लिए बेहतर होता है कि एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट बाय कर ले, स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं होती, ऑपरेशनल चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं होती। वेंचर कैपिटलिस्ट समझ आया आपको? तो जरा मुझे बताइए वेंचर कैपिटलिस्ट में और बिजनेस एंजल में फर्क क्या है? बिजनेस एंजल इंडिविजुअल्स है, वेंचर कैपिटलिस्ट कोई इंस्टीट्यूशन है। बिजनेस एंजल्स इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है? स्टार्टअप में। और वेंचर कैपिटलिस्ट हालांकि स्टार्टअप में भी कर सकते हैं, लेकिन यंग कंपनीज जो होती हैं, प्राइवेट कंपनी, छोटी कंपनी, क्योंकि अगर बड़ी कंपनी होगी ना, वो किधर जाएगी भला? वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास तो नहीं जाएगी, वो किधर जाएगी? बड़ी कंपनी वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी, कैपिटल मार्केट में। वो हो सकता है बैंक लोन की तरफ चली जाए, ज्यादा उनकी प्रेफरेंस होती है स्टॉक एक्सचेंज। ये छोटी कंपनीज के लिए। फर्क समझ आ गया दोनों में? वेंचर कैपिटलिस्ट ओके, बिजनेस एंजल्स ओके। चले अगला सोर्स हमारा नेक्स्ट
प्राइवेट इक्विटी फंड्स। अच्छा, वेंचर कैपिटलिस्ट में भी आप नोट कीजिए एक चीज, वेंचर कैपिटलिस्ट में और बिजनेस एंजल्स में कॉमन चीज क्या है? कॉमन क्या है? फर्क तो बता दिया आपने सर, वो इंडिविजुअल है, वो इंस्टीट्यूशन है, ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, ये इसका फोकस स्टार्टअप से ज्यादा यंग कंपनी। सिमिलैरिटी क्या? शाबाश शाबाश, क्या बोला फिर से बोले? नो इन्वॉल्वमेंट, ये भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होगा और ये भी मैनेजमेंट में। अच्छा, इसने प्लान सारा ले लिया कि करेंगे क्या सर, मुझे समझाएं आप कैसे पैसा कमाएंगे, प्लान लेकिन उसके बाद उस प्लान की एग्जीक्यूशन सारी की सारी कौन कर रही है? वो मैनेजमेंट ही कर रही है। ये आके नहीं कह रहा या कि भैया मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिठाओ, जो भी फैसला करना हो मेरे से पूछो, ये काम ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। ये इंटरफेयर नहीं कर रहा। इससे पूछा जरूर कि भैया मेरे पैसे मुझे वापस कैसे करोगे, मुझे समझाओ कैसे बिजनेस समझाओ, लेकिन बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर रहा। अब आ जाता है प्राइवेट इक्विटी फंड्स। अच्छा, प्राइवेट इक्विटी, इसमें मैं आपको एक फाइनेंस का असूल बताता हूं, ठीक है? फाइनेंस स्टॉक इन्वेस्टमेंट मार्केट में प्रोबेबली जहां तक मैं जानता हूं सबसे ज्यादा जिस बंदे ने पैसा कमाया वो वॉरेन बफेट, उसने पैसा कमाया, ठीक है? स्टॉक एक्सचेंज में मेहनत से इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है? स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, तो उसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो मेरा ख्याल है काम की स्ट्रेटजीज है, वो तो नहीं बताता हूँ, कोई किसी को बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अच्छी स्ट्रेटजीज वो बताते हैं। कहीं पे बैठे हो तो कभी बुक्स वगैरह जो पब्लिश होती हैं उनमें उनका जिक्र होता है, उसमें वो एक स्ट्रेटजी बताता है। कहता है मार्केट के अंदर एक कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस बढ़ रही है, एक दूसरी कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस कम हो रही है, आपने किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है? ये पहला फंडामेंटल। कितने स्टूडेंट्स जिसकी शेयर प्राइस बढ़ रही है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे अभी तक? शाबाश शाबाश, कौन स्टूडेंट? शाबाश, बिल्कुल। कौन जिसकी शेयर प्राइस कम हो रही है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? शेयर प्राइस। उसने क्या सजेस्ट किया है? उसने कहा है कि जिसकी शेयर प्राइस कम हो रही है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इसकी रीजन के, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं करनी कि मार्केट में जिसकी प्राइस सबसे कम है वो, नहीं नहीं नहीं। कहता है दो चीजें देखनी है, नंबर वन किस कंपनी की शेयर प्राइस कम हो रही है, और नंबर टू जिनकी शेयर प्राइस कम हो रही है इनमें किस कंपनी के रिकवर होने का चांस ज्यादा है। किसके रिकवर होने का चांस ज्यादा है, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। असल में आप जो रिटर्न कमाते हैं ना वो इस चीज पे डिपेंड करता है किसी भी शेयर से कि आपने इनिशियली उसे किस प्राइस पे खरीदा है। अगर 100 रुपए पे खरीदा है, वो अगले साल 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, आपका 10% रिटर्न रेट है एक साल में। अगर आपने उसी शेयर को 50 रुपए में खरीदा और अगले साल 10 रुपया प्रॉफिट हुआ तो आपका रिटर्न क्या हो जाएगा? 20%। तो आपका फ्यूचर का रिटर्न कितने परसेंट है, इन्वेस्टमेंट कितनी सक्सेसफुल है, ये किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल प्राइस, किस प्राइस पे आपने उसको खरीदा है, ठीक है? और इसमें वो इन्वेस्टमेंट देता है डेड हॉर्स एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल क्या देता है इसके? कहता है एक घोड़ा फर्ज कीजिए वो रेस में जीतता है, हमेशा रेस में जीतता है, या अक्सर कह लीजिए कि जो रेस होती है उसमें जीतता है। इस घोड़े की कीमत मार्केट में ज्यादा होगी, आपने इस घोड़े को नहीं खरीदना, लेकिन इसके ऊपर नजर रखनी है। स्टेप नंबर वन, स्टॉक एक्सचेंज में जब इन्वेस्टमेंट करनी है जितनी भी अच्छी सिक्योरिटीज है, अच्छे शेयर है, अच्छी कंपनीज है, उनको आपने एनालिसिस करके, जो आपको रेशियो एनालिसिस सिखाया जाता है ना, आप एनालिसिस करके आपने पॉइंट आउट कर लेना ये 10 सिक्योरिटीज जो है ये टॉप की है, लेकिन अभी इनको खरीदना नहीं है, नजर रखनी है, ठीक है? क्योंकि इनकी शेयर प्राइस भाई आपने आइडेंटिफाई कर ली है और भी बहुत से लोगों ने आइडेंटिफाई की होगी, ये अच्छी, इसकी शेयर प्राइस होगी ज्यादा। आपने इंतजार करना है बैड न्यूज का। घोड़े वाली एग्जांपल में वो कहता है आप घोड़ा देख ले, कौन सा घोड़ा जीतता है, अक्सर जीतता है, फिर उस घोड़े के बीमार होने का इंतजार करें। घोड़ा कभी ना कभी बीमार होगा, इंतजार करना, जल्दी नहीं करनी, इंतजार करना। 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद घोड़ा बीमार होगा। जिस वक्त घोड़ा बीमार होगा ना, उस वक्त उसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगाएगा, बल्कि जो घोड़े का मालिक है ना वो उसको बेचने की कोशिश करेगा। आपने उस वक्त देखना है क्या ये घोड़ा ठीक हो सकता है कि नहीं।
प्राइस घोड़े की उसी वक्त कम होगी जब वो बीमार हुआ था। फिर आपने क्या देखना है, ये ठीक हो सकता है कि नहीं। अगर तो ठीक नहीं हो सकता ना, इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, चाहे सस्ता क्यों ना मिल रहा हो। अगर ठीक हो सकता है, आपने इसे सस्ते में खरीद लेना है, क्योंकि जब ये ठीक हो गया, इसका स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है ये फिर से रेस जीतेगा। आपने उस वक्त ये वाली इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, ये फिर आपको सारी जिंदगी के लिए अर्निंग करके देती है। तो स्टॉक एक्सचेंज में भी अच्छे शेयर्स को आपने सेलेक्ट करके नजर रखनी है उनके ऊपर डेली। मार्केट में किसी ना किसी बैड न्यूज का इंतजार करना है, बैड न्यूज जरूर आती है मार्केट। आप देखते हो कि हर महीने 2-3 महीने के बाद खबर मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट क्रैश हो गई, 2-3 महीने में क्रैश होना ही होता है इसने, ठीक है, ये फिनोमिना है। तो जब मार्केट क्रैश होगी उस वक्त क्या करना है आपने, शेयर्स उसमें उस वक्त शेयर्स खरीदने हैं जो पास में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था। शेयर प्राइस सबकी अब इसके पीछे पूरी साइंस है, ऐसा होता क्यों है सबको पता है ऐसा, क्योंकि जो ज्यादातर इन्वेस्टर होता है ना, वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। मार्केट क्रैश होती है, वो फौरी तौर पर नुकसान से बचने के लिए शेयर बेच देता है, हालांकि ये आर्जी तौर पर क्रैश होती है। लेकिन ज्यादातर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उस वक्त आपने शेयर खरीदने हैं, मार्केट उसके बाद जब आप शेयर खरीदेंगे ना, फिर उसके बाद फिर शेयर की प्राइस मजीद गिरेगी। आपने परेशान नहीं होना कि मुझे नुकसान हो गया, नुकसान नहीं है, शॉर्ट टर्म में नुकसान है, लॉन्ग टर्म में फायदा। महीने 2 महीने में मार्केट रिकवर होगी और ये शेयर फिर आपको अच्छी खासी अर्निंग करके देगा। आइडिया समझ गए उसका क्या है। इसी तरीके से कुछ कंपनीज होती हैं, ये तो स्टॉक एक्सचेंज में एग्जांपल दिए ना। अब प्रैक्टिकली कंपनी जो फिजिकल कंपनीज काम कर रही होती है, उनमें क्या होता है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, जैसे फर्ज कीजिए पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल है, पीआईए, ये आपको पता है उसका इतना ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सी कंट्रीज की एयरलाइंस इन्होंने खुद खड़ी की है, सिखाई है पीआईए ने, ये मिडल ईस्ट वगैरह में। लेकिन अब यहाँ पे कुछ मैनेजेरियल इश्यूज की वजह से, ओवर स्टाफिंग की वजह से, इनएफिशिएंसी की वजह से हालात ऐसे हैं कि लॉस में आ गई। कुछ और भी रीजन हमारा, उनके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करते, लॉस में आ गई है। अब मुझे बताइए, लॉस में है, इसको अगर हुकूमत पाकिस्तान को पैसे इसको बेचना चाहती है, ये हाई प्राइस पे बिकेगी पीआईए या लो प्राइस पे, क्योंकि लॉस में है। अब ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जो बड़ा इन्वेस्टर होगा, कि इस तरह की कंपनीज जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बिजनेस है इसमें, लेकिन ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज की वजह से लॉस में चल रही है, स्टेप नंबर 1 इनको बाय करें, स्टेप नंबर 2 क्या करें, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज को रिमूव किया जाए। ओवर स्टाफिंग का मसला है तो सरप्लस स्टाफ जो है उसको अलग कर दे, उसको रिटायर कर दे। अगर ट्रेनिंग का मसला है, ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। अगर कोई और परमिट वगैरह का मसला, कोई रोड परमिट वगैरह नहीं मिल रहे, तो वो इंटरनेशनल कोई लिंक या नेशनल लेवल लिंक इस्तेमाल करके वो लाइसेंस वगैरह ले ले। ये सारी इनएफिशिएंसीज को रिमूव करके इसको दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर ले। फिर जब दोबारा अपने बैग ट्रैक पे आ गया, जो पुराना ट्रैक था वापस उसके ऊपर आ गया, फिर क्या होगा, अब प्रॉफिट। लेकिन अब ये कंपनी, ये जो इन्वेस्टर है ना, ये इस कंपनी को चलाने में इंटरेस्टेड नहीं होता कि मैं इसको लॉन्ग टर्म में चलाऊं। ये किस चीज में इंटरेस्टेड होता है, भाई मैं दोबारा इसको ठीक कर दूं, ट्रैक पे ले आऊं प्रॉफिट, और फिर इसके बाद इसको बेच दूं। क्योंकि बहरहाल ये फाइनेंस प्रोवाइडर होते हैं, इन्होंने लॉन्ग टर्म कंपनी को चलाना नहीं, कंपनी के ओनर बनना, लॉन्ग टर्म ओनर बनना मकसद नहीं होता जो भी फाइनेंस। तो ये इस तरीके से फिर ये फायदा उठाते हैं। ये कौन है, ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स। प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या कहते हैं, पहली चीज आप समझिए, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये कंपनी है। और बल्कि कंपनी भी ऐसी है, इनके पास अपनी पूरी एक्सपर्ट की टीम होती है, ये हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को इन्होंने रखा होता है। टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपर्ट इनके पास है, केमिकल सेक्टर का एक्सपर्ट्स टीम जो है वो इनके पास है, ताकि कोई भी ऐसा बिजनेस जो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करता हो, अगर करंटली उसकी पोजीशन पुअर है, ये उसको कम कीमत पे खरीदें, और फिर उसको ऑपरेशन इनएफिशिएंसीज को रिमूव करने के लिए इन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगी। इनके पास उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों के होना जरूरी है। तो ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रोल हासिल करते हैं, अपनी मर्जी से डिसीजन मेकिंग करेंगे, सिस्टम चेंज करेंगे, इंप्रूव करने के बाद फिर हाई प्राइस पे इसको बेच देंगे। समझ आ रही है इनका तरीकाकार क्या है। पहला फर्क, क्या ये इंडिविजुअल्स हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स, नहीं, इंडिविजुअल कंपनीज हैं। दूसरा, क्या ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये दोनों नहीं करते थे। प्राइवेट इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन करेंगे मैनेजमेंट, उसके लिए इन्हें छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं, इतने शेयर खरीदने हैं कि सारा कंट्रोल इनके पास आ जाए। तो ये एक बड़ा शेयर खरीदते हैं, किस वजह से, ताकि कंट्रोल आ जाए।
ये 8-10% शेयर खरीदने से कंट्रोल इनके पास नहीं आएगा। ये 50-60% शेयर खरीदेंगे फिर कंट्रोल आएगा, फिर ये कंपनी में अपनी मर्जी की चेंजेस कर सकेंगे। ठीक है, और जब ये इंप्रूव हो जाती है, जैसे कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी के जरिए से, ग्रोथ स्ट्रेटजीज के जरिए से, जब फाइनेंशियल पोजीशन इसकी इंप्रूव हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? उन्हीं शेयर्स को जिनको पहले खरीदा था बेच देंगे। प्राइवेट इक्विटी फंड समझ आ गया आपको? क्या क्या करते हैं? पुअर परफॉर्मेंस वाली कंपनीज को बाय कर लेंगे, इंप्रूव करेंगे, सेल कर देंगे। क्लियर? ये कैसे डिफरेंट है प्रीवियस वाले सोर्सेज से, वेंचर कैपिटलिस्ट से कैसे डिफरेंट है? बिजनेस एंजल से मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं। डन जी, तीनों क्लियर? कोई प्रॉब्लम इनमें? हाँ, ये अनलिस्टेड लिखा हुआ है क्योंकि लिस्टेड कंपनी में जो होता है ना, वो अमूमी तौर पे उनके शेयर्स को एक्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो शेयर स्प्रेड हुए होते हैं, तो नॉर्मली ये अनलिस्टेड। लेकिन याद रखें जो लिखा हुआ है ना, लाजमी नहीं कि 100% ऐसा ही हो, अमूमी तौर पे। जैसे वहां पे लिखा हुआ है अमूमी तौर पे वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन ये अमूमी तौर पे करना चाहें कर भी सकते हैं। उसी तरह अमूमी तौर पे ये अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लिस्टेड में, लेकिन मना नहीं है, करना चाहें तो कर भी सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये तीन। फोर्थ जो हमारा आज का सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटी, हम अमूमी तौर पे सिक्योरिटी एक तो टर्म बोली जाते हैं ना लोन के कंटेक्स्ट में, कि जमानत के तौर पे क्या चीजें लिखवा रहे हैं, मोस्ट सिक्योर। यहाँ पे सिक्योरिटीज या सिक्योरिटाइजेशन से मुराद वो नहीं है, जमानत नहीं है। सिक्योरिटी की टर्म का एक और मतलब भी होता है, वो लीगल या कमर्शियल कंटेक्स्ट में बोले जाते हैं। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है जैसे शेयर या डिबेंचर, कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि इशू करके लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाएं। शेयर्स को भी हम कहते हैं ये एक सिक्योरिटी है, डिबेंचर को भी कहते हैं ये सिक्योरिटी। तो लफ्ज सिक्योरिटी या सिक्योरिटीज के दो मतलब हैं, एक लोन लें तो जमानत के तौर पे जो चीज लिखवाएंगे वो, और एक जब लोगों को आप पीस ऑफ पेपर इशू करके बदले में उनसे कुछ पैसे लेते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है कि लोगों से पैसे, क्योंकि जाहिर है हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, कंटेक्स्ट देखें, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ इशू करके पैसे इकट्ठे करें। लेकिन ये जो चीज इशू कर रहे हैं ना, ये शेयर या डिबेंचर नहीं है, क्योंकि अगर शेयर या डिबेंचर इशू करके पैसे इकट्ठे कर रहे होते ना, तो वो तो हमारे जो प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उनमें कवर होता, वो अदर सोर्सेज में थोड़ा ही आता। ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट बड़ा कमाल का है। कंसेप्ट ये है कि आपके पास एग्जिस्टिंग कुछ एसेट्स हैं, आप उनको उनके बदले में पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं, उन एसेट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी उन एसेट्स को के जरिए से उन एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। जैसे नॉर्मली हम बैंक को सिक्योरिटी के तौर पे रखवा के पैसे इकट्ठा करते हैं ना, ये उस तरीके से इसको हमने, लेकिन बैंक के साथ डीलिंग नहीं करनी। होता क्या, पहले इसको जरा समझिए स्टार्ट से। कंपनी है, उसके पास एसेट्स होते हैं, एसेट्स को अगर उसे बिजनेस में लोन की जरूरत पड़े वो बैंक के पास जाएंगे, एसेट्स को गिरवी रखवाएंगे, लोन लेंगे, सिंपल ऐसा ही ऐसा होता है। लेकिन ऐसा एक सर्टेन एक्सटेंट तक होगा। जब आप ज्यादा लोन लेना शुरू कर देते हैं तो एक वक्त आता है, आप हालांकि बैंक को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है लोन लेने के लिए, लेकिन बैंक कहता है सर जी आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोन ले लिया हुआ है, अब आपके बिजनेस में इतना पोटेंशियल हमें नजर नहीं आ रहा कि वो इतना हैवी लोन और उसका इंटरेस्ट पे कर ले। तो चाहे आपके पास कुछ एसेट्स पड़े जरूर हुए हैं जो सिक्योरिटी के तौर पे हमें देके आप लोन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम आपके बिजनेस को लोन नहीं देंगे। बैंक्स जो है एक सर्टेन लेवल तक लोन देते हैं, उसके बाद लोन नहीं देते। ठीक है, तो आप अपने उन एसेट्स को उस बैंक को देके लोन नहीं ले सकते। ठीक,
फिर आप क्या करेंगे? फिर आप किसी दूसरे बैंक के पास प्रोबेबली जाएंगे, उनसे कहेंगे। वैसे तो जो सिस्टम है पाकिस्तान का, दूसरे बैंक्स को भी पता होता है कि आपकी कंपनी ने किस किस बैंक से लोन लिया हुआ है, रिकॉर्ड होता है सारा। लेकिन फर्ज कीजिए अगर दूसरा बैंक लोन देने को तैयार हो भी जाए ना, तो वो आपको हाई अमाउंट पे लोन देगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा, लो पे नहीं देगा। क्यों हाई पे क्यों देगा? हाँ, रिस्क ज्यादा है। आपने जितना ज्यादा आप 1 रुपए का लोन ले लेना, आपका डिफॉल्ट रिस्क शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा लोन की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, डिफॉल्ट रिस्क उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो चूंकि आपका डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा है, तो बैंक बी भी क्या होगा? वो रिलक्टेंट होगा। वो कहेगा सर आपको लोन देने में मुझे खतरा है कि कहीं आप डिफॉल्ट ना कर जाए, आपके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत से जिम्मेदारियां बर्डन है। तो वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखेगा, सख्त कंडीशन रखेगा। ये जो एसेट सिक्योरिटाइजेशन है ना, अब यहाँ पे काम आता है। अब आप बिजनेस के लिए ये भी बेनिफिशियल नहीं है कि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहे। बिजनेस ने एक शक्ल निकाली ऐसी कि उस तरीके से काम करे, वो एसेट जो अभी फिलहाल आपको पैसा जनरेट करके देने के काबिल नहीं है, बैंक्स ने इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो आपकी कंपनी से रिलेट, आपकी कंपनी ने ऑलरेडी बोरोइंग की हुई है, और इस वजह से वो जो एसेट है उसकी जो रेटिंग है वो भी डाउन है। रेटिंग जो हर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग होती है, जिस कंपनी ने ज्यादा लोन लिया हो या ज्यादा डिफॉल्ट करे उसकी क्रेडिट रेटिंग डाउन हो। तो चूंकि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग डाउन है, तो इसलिए जो एसेट कंपनी ओन कर रही है उसकी भी रेटिंग डाउन है, वो एक प्रेफरेबल सिक्योरिटी नहीं समझी जा रही, और लोग ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है हमने, हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे? ये है मसले की सारी बैकग्राउंड। एसेट सिक्योरिटाइजेशन यहाँ तक मैंने अभी एक लफ्ज में नहीं आपको समझाया, अभी सिर्फ वो कंटेक्स्ट समझाया है जिसकी वजह से एसेट सिक्योरिटाइजेशन का कंसेप्ट आया। अब यहाँ पे कंपनी ने सोचा करें क्या? आपके समझ में कोई हल आ रहा है? नहीं आ रहा? हल मैं अब आपको बताता हूँ। किया ये इन्होंने कि एक कंपनी है, जैसे फर्ज कीजिए हम ये सारी जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है कंपनी ए लिमिटेड, या कंपनी ए सिर्फ बोल देते हैं, ये सारा हुआ उसका है। अब इसने क्या किया, इसके डायरेक्टर्स ने या इसके शेयर होल्डर्स ने एक और कंपनी रजिस्टर करवा ली, बी। ये नई कंपनी है, इस कंपनी का पास रिकॉर्ड पुअर है, इसकी क्रेडिट रेटिंग पुअर है, इसका पास रिकॉर्ड है ही नहीं। मुझे बताइए पुअर बेहतर है कि रिकॉर्ड है ही नहीं ये बेहतर है? रिकॉर्ड है ही नहीं ये बेहतर है। अब ये फ्रेश कंपनी है, इसने क्या किया, इसने अपना जो मशीनरी थी, जो एसेट था ना, जो कि दूसरे कह रहे थे कि भाईजान ये चूंकि आपकी रेटिंग पुअर है हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखेंगे, हम आपसे 15% लोन चार्ज, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज। वो एसेट इसने कंपनी बी को बेच दिया। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए कि इन्होंने 100 रुपीज का बेच दिया, 100 वो एसेट। अब कंपनी बी क्या करेगी, कंपनी बी बैंक के पास जाएगी। यहां पे अब बैंक है, बैंक के पास कंपनी ए डायरेक्ट नहीं गई, अब कंपनी बी बैंक के पास जाएगी, कहेगी मैं बी कंपनी अभी रजिस्टर्ड हुई हूं। बैंक कहेगा अच्छा आपका रिकॉर्ड तो नीट एंड क्लीन है भी नीट एंड क्लीन, क्योंकि है ही नहीं। तो बताइए क्या बैंक इसकी निस्बत जिसका पास रिकॉर्ड पुअर है, ये नई कंपनी जिसका पास रिकॉर्ड 0 है, इसको लोन देने के लिए क्या वो मान जाएगा कि नहीं? मान जाएगा, और इसको शायद कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10% या 12% पे लोन दे। अब ये वही एसेट अब अच्छी गुड सिक्योरिटी का बन गया, क्योंकि अब वो बी कंपनी के अंडर आ गया जिसका मार्केट में रेपुटेशन न्यूट्रल है। अब एसेट बैंक के पास रखवाया जाएगा, बैंक बदले में जो इनको देगा, फर्ज कीजिए 100 मिलियन लोन, तो ये बी कंपनी फिर क्या करेगी, फिर इसको खुद नहीं रखेगी, क्या करेगी, ए को दे देगी। इस बी कंपनी का दुनिया में कोई और काम नहीं है, सिर्फ एक पर्पस के लिए क्रिएट की गई, क्या, ये जो एसेट है इसको सिक्योरिटाइज करवाया। सिक्योरिटाइज देखिए एसेट को क्या किया, सिक्योरिटाइज क्या किया, मार्केट में उसे ऐसी सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया जिसके बदले में पैसे वसूल होंगे।
फाइनेंसिंग होगी कि नहीं होगी। इसको कुछ जगहों पे ऐसी कंपनी को नाम दिया जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी या एसपीई, स्पेशल पर्पस व्हीकल या स्पेशल पर्पस एंटिटी, जो किसी खास पर्पस के लिए बनी हो। तरीका वारदात समझ आया कि नहीं? इसे कहते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है जी, कुछ समझ आए? एसेट सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है? एसेट सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं किसको है? कन्वर्टिंग एसेट्स आर फ्यूचर कैश। फ्यूचर कैश फ्लो सिर्फ उसने टर्म यूज किया, हमारे सिलेबस में उसने कोई इसकी एग्जांपल नहीं दिया। एग्जांपल है लेकिन मैं आपको कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, इसलिए कन्वर्ट एसेट सिर्फ इसको ध्यान में रखें, फ्यूचर कैश फ्लो को साइड में कर दें थोड़ी देर के लिए। एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या है? जो आपके एसेट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देगी। एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या है? एसेट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना। मार्केटेबल सिक्योरिटी से क्या मुराद है? किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट करना जिसको मार्केट में जाके बदले में कैश ले सके। क्योंकि इससे पहले नॉर्मल अगर कंपनी ए जाती तो शायद उसको कैश ना मिलता या मुश्किल होता। ये है एसेट सिक्योरिटाइजेशन। तो क्या है एसेट सिक्योरिटाइजेशन? ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका एसेट कन्वर्ट होता है किसमें? मार्केटेबल सिक्योरिटी में। शाबाश, फिर से बताइए, एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका एसेट कन्वर्ट हो जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो कि पहले मार्केटेबल नहीं था। क्यों मार्केटेबल नहीं था? उसकी रेपुटेशन ही डाउन थी। स्टेप्स क्या हैं इसके? स्टेप नंबर, प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन के स्टेप्स क्या है? सिक्योरिटाइजेशन स्टेप नंबर 1, कंपनी ए क्रिएट्स अनदर कंपनी बी। फिर स्टेप नंबर 2, कंपनी ए ट्रांसफर करेगी एसेट कंपनी बी को। स्टेप नंबर 3, कंपनी बी उसके बदले में बैंक से लोन लेगी। और स्टेप नंबर 4, कंपनी बी उस लोन को वापस कर देगी कंपनी ए को। क्लियर हो गया? बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, समटाइम ऐसा होता है, कुछ अगर कंपनीज की प्रोडक्ट्स या कंपनीज की मार्केट में बहुत ज़्यादा रेपुटेशन नेगेटिव हो जाए तो वो क्या करती हैं भला? रीब्रांडिंग कर, अपना नाम चेंज कर लेते हैं या प्रोडक्ट का नाम चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके पीछे भी रीज़न यही है। हालांकि बैकएंड पे चीज़ वही, आप कहेंगे सर बैकएंड पे काम तो वही हो रहा है, हुआ क्या है? लेकिन इससे फ़ायदा कंपनी को हो गया। डन। अच्छा, अब इसमें कुछ मज़ीद प्रैक्टिकल चीज़ें, हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बैंक में भी कोई इतने मासूम इंसान नहीं होते कि आप उनको जाके जो स्टोरी सुना दे वो एतबार कर लें। ठीक है, उन्हें पता होता है सारा ग्रुप के पीछे ओनर कौन है, स्ट्रक्चर कौन है, वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल मार्केट में कुछ और चीज़ें भी फिनोमेना होता है। ये लगभग सिस्टम काम कर जाता है, ये सिस्टम फ्लॉप नहीं है, काम कर जाता है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स का तोड़ इस तरह के लीगल चीज़ों से ही होता है। एसेट सिक्योरिटाइजेशन समझ आ गया आपको? अच्छा चले, अच्छा छोटी सी एक एग्जांपल। भाई मेरे पास फ़र्ज़ कीजिए कि मैं इस कॉलेज का एक अकेला ओनर हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास इस वक्त एसेट कोई नहीं है, मुझे कोई लोन देने को भी तैयार नहीं है। अगर लोन देने को तैयार नहीं भी है ना, फ़र्ज़ मैंने पास में लोन ले लेके फ़र्ज़ कीजिए डिफ़ॉल्ट किए हैं अगर, या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, लेकिन मेरे पास एसेट होता ना तो मुझे परेशानी की ज़रूरत ही नहीं, मैं क्या करता? एसेट सिक्योरिटाइजेशन का। लेकिन मसला ये, मेरे पास एसेट नहीं। अब मैं आपको एक ऑफ़र दे रहा हूँ, आपने मुझे बताना है, ये एग्जाम्पल लिया बस, ठीक है, इसे एग्जाम्पल लिया, ऑफ़र ये दे, भैया ये मैं कॉलेज चला रहा हूँ, इस कॉलेज का ये प्रॉफिट है, आप में से जो मुझे 1 लाख रुपया देगा आज, उसे मैं अगले आने वाले हर साल में प्रॉफिट का 1% दूंगा। प्रॉफिट का ये मैंने क्या किया? मेरे फ्यूचर के जो कैश फ्लोज है उनको बेच दिया। आपको मालिक नहीं बनाया, आपने ये नहीं समझना कि आप मालिक बन रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मालिक नहीं। ये प्रॉफिट शेयरिंग वाला कंसेप्ट, प्रॉफिट शेयरिंग हो तो रही है लेकिन आप इस कॉलेज के ओनर नहीं बन रहे। अरेंजमेंट ओनरशिप की नहीं है, अरेंजमेंट फाइनेंसिंग है। बताइए कितने स्टूडेंट्स तैयार हो जाएंगे कि 1 लाख रुपया आज देना है और फिर हर साल 1% प्रॉफिट का 1% उनको घर बैठे मिलता रहेगा। तो तैयार हो सकता है इन्वेस्टर के? नहीं हो सकता? हो सकता है। ये मैंने क्या किया? ये मैंने फ्यूचर का कैश फ्लो, एग्जिस्टिंग एसेट नहीं, ये एसेट, ये मैंने
कैश रिसीव कर लिया ना, मार्केटेबल कर लिया। मार्केटेबल किसको किया? क्या आपने एग्जिस्टिंग एसेट को मार्केटेबल किया? किसको किया? फ्यूचर कैश फ्लोज को मार्केटेबल बनाया। हालांकि वो चीज फ्यूचर में उसको बेचना आसान काम थोड़ी है, मुश्किल है। एसेट सिक्योरिटाइजेशन से ज्यादा मुश्किल है ये कैश फ्लो सिक्योरिटाइजेशन। लेकिन ये मैंने फ्यूचर फ्लो सिक्योरिटाइजेशन कैसे की? फ्यूचर के कैश फ्लोज इन्वेस्टर्स को दिखा के उनसे अभी कैश ले लिया। यह फ्यूचर कैश फ्लोज को सेल करना, यह कहलाता है फ्यूचर कैश फ्लो सिक्योरिटाइजेशन। लेकिन ये सिर्फ कंसेप्ट की हद तक सिलेबस में है। जो एसेट बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन है ये प्रोसेस भी पूरा सिलेबस में है हमारे, इसलिए इसके ऊपर हमने ज्यादा जोर करना है। ज्यादा नहीं, इसमें बड़ी छोटी का कंसेप्ट नहीं है। फ्यूचर नहीं, बिजनेस एंजल्स में वो एक तरह से बिजनेस का ओनर बन जाएगा। यहाँ पे हम बिजनेस का ओनर नहीं किसी को बना रहे। जो हमारे बिजनेस एंजल्स होते हैं ना, वो एक तरह से बिजनेस के ओनर बन जाते हैं। पार्टिसिपेशन नहीं करते बिजनेस में, लेकिन वो प्रॉफिट का शेयर हो जाता है और आप उनको उनकी मर्जी के बगैर बिजनेस से निकाल नहीं सकते। इस अरेंजमेंट के अंदर मैं चूंकि एक तरह से आपसे पैसे लिए, इन्वेस्टमेंट ली हुई है, आपको प्रॉफिट दे रहा हूं, मे भी फ्यूचर में मैं आपको वो रीपे कर दूं। ठीक है, तो ये सिक्योरिटाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं? 2। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है? आप किसी चीज को मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करें। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है? किसी चीज को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करें। कितनी चीजों को यानी कितनी टाइप्स है सिक्योरिटाइजेशन की? 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एसेट्स बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन, फ्यूचर फ्लो सिक्योरिटाइजेशन। एसेट बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन में किसको कन्वर्ट करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी में? एसेट्स को, जो कि नॉर्मली मार्केटेबल नहीं होते। और फ्यूचर फ्लो में फ्यूचर के कैश फ्लोज को कन्वर्ट करते हैं। फ्यूचर फ्लो एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है? 4 स्टेप्स है। कंपनी क्रिएट की, ट्रांसफर किया एसेट, उसने आगे बैंक को बेचा, वापस पैसे आए, कंपनी को रिटर्न। क्लियर? ये समझ आया? ये थोड़ा सा टेक्निकल था बाकियों की निस्बत। क्लियर हो गया जी? चलिए, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को रीड कर लीजिए। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इजी है, ठीक है, फिर उसकी तरफ चलते हैं। पास कीजिएगा जी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। मिनिमल 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं स्टूडेंट्स ने। एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि अगर लोन कंपनी बी लेगी बैंक से और फिर कंपनी बी इन पैसों को ए को दे देगी, तो बैंक को रीपेमेंट कौन करेगा? देखिए, रीपेमेंट में भी यही साइकिल फॉलो होगा। यानी ए ने पैसे जो बी से वसूल किए हैं, फॉर एग्जांपल, वो ए कंपनी बी को ट्रांसफर करेगी और फिर बी कंपनी बैंक को रीपे कर देगी। ठीक है, वो जो कैश रिसीव होने के बाद जिस ट्रेल को फॉलो किया गया था, जब सेटलमेंट होगी तब भी यही ट्रेल फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन था आपका? हाँ, बिजनेस एंजल जो हैं, क्या वो कंपनीज के शेयर होल्डर बन जाते हैं? देखिए, अगर आप बिजनेस एंजल्स में और वेंचर कैपिटलिस्ट में कंपैरिजन करें तो आपको पता चलेगा बिजनेस एंजल जो है ये स्मॉल स्केल का इन्वेस्टर है, ये छोटा इन्वेस्टर है। ये अमूमी तौर पे जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, स्टार्टअप्स में क्या खासतौर ये जो इंडिविजुअल्स है, पार्टनरशिप है, इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनी जो है ना बड़े लेवल की गेम है। बिजनेस एंजल्स कंपनी, इनके पास इतना अमूमी तौर पे पैसा नहीं होता कि वो एक कंपनी को सपोर्ट कर सके। कंपनी को सपोर्ट करने के लिए फिर कौन सा वाली ऑप्शन होती है? वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, और तीसरा आपने क्या पूछा? डाउन साइजिंग का मतलब होता है सरप्लस एम्प्लॉयज को फायर करना, जॉब से निकालना। क्लियर जी? अच्छा, अब चलते हैं हम अपने कंसेप्ट की तरफ। फैक्टर टू बी कंसीडर्ड बिफोर सिलेक्शन ऑफ फाइनेंस। अभी हमने लास्ट कंसेप्ट है हमारा इस चैप्टर का, हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़े। हमने पढ़ा शेयर्स के बारे में, हमने पढ़ा शेयर्स में ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, फिर हमने डेट्स के बारे में पढ़ा। डेट्स में हमने पढ़ा बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स कन्वर्टिबल हैं, बॉन्ड्स नॉन कन्वर्टिबल हैं, हाइब्रिड पढ़ा हमने स्टडी किया। उसके बाद बैंक लोन्स के बारे में पढ़ा, ओवरड्राफ्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, और इस्लामिक फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ा। इस्लामिक फाइनेंसिंग के हमने इजारा, मुराबा, इसके बाद मुशारका, मुदारबा स्टडी किया। फिर इसके बाद हमने अदर जो फाइनेंसर्स हैं, फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, अदर ऑप्शंस, उनके बारे में सीखा। बिजनेस एंजल्स के बारे में हमने सीखा, वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में सीखा, प्राइवेट इक्विटी फंड्स के बारे में सीखा, और एसेट सिक्योरिटी। ये बहुत सी फाइनेंसिंग ऑप्शन है, ऐसा ही है। अब किसी एक स्पेसिफिक से क्या
हम ये कह सकते हैं कि हमेशा जब भी आपको जिस मकसद के लिए भी पैसे चाहिए, हमेशा बैंक बेहतर ऑप्शन है, हमेशा शेयर्स बेहतर ऑप्शन है, नहीं कह सकते। आपको ये कुछ फैक्टर्स को सामने रख के डिसाइड करना होता है कि किस सिचुएशन में आपको कौन सी फाइनेंसिंग ऑप्शन की तरफ जाना है। इस वक्त आपको वो फैक्टर्स बता रहा है कि जब भी आपने फाइनेंसिंग करने हैं उससे पहले इन फैक्टर्स को ज़हन में रखना है। इन फैक्टर्स को ज़हन में रखते हुए चूज करना है कि कौन सी वाली ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, वो फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला अमाउंट रिक्वायर्ड, आपको पैसे कितने अमाउंट के रिक्वायर्ड है, कितने अमाउंट के रिक्वायर्ड है। जैसे अगर थोड़ी अमाउंट रिक्वायर्ड है ना, तो आप बैंक लोन की तरफ चले जाएं, और अगर ज्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड है तो फिर आपको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे जनरल पब्लिक को, या डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए, ये है अमाउंट रिक्वायर्ड। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपने ये भी देखना है कि जिस फाइनेंसिंग ऑप्शन को आप यूटिलाइज कर रहे हैं इसकी कॉस्ट क्या है, आपको बदले में कितना रिटर्न पे करना पड़ेगा, और कोशिश करनी है कि वो फाइनेंसिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसकी कॉस्ट कम हो। जैसे फर्ज कीजिए अगर आप शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं शेयर्स, और शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल 10% डिविडेंड दिया जाए उनको, 10%, और अगर आप बॉन्ड इशू करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट 12% होगा, तो फिर क्या करना चाहिए? गलत, बॉन्ड ही इशू करने चाहिए, क्योंकि 30% टैक्स रेट भी तो है, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है ना। तो नेट कॉस्ट को कंपेयर करना है। ठीक है, नेट कॉस्ट क्या होगी, क्या बनती है जरा कैलकुलेट करें। 12% इंटू 0.7, 1284, 8.4% बनेगी। अब शेयर्स की 10% है, बॉन्ड की नेट कॉस्ट जो नेट ऑफ टैक्स है वो है 8.4%, तो किस तरफ जाना चाहिए? 8.4% ही बनती है। क्लियर? तो कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है, अमाउंट को भी ध्यान में रखना है, कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन के लिए लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो शायद हम बैंक ओवरड्राफ्ट की तरफ जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो बैंक लोन की तरफ जाएंगे, बॉन्ड की तरफ जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए ना। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? आप आसानी के साथ उस लोन को मैनेज कर सके। डेट को मैनेज करना आसान होता है कि शेयर्स के जरिए से पैसे लिए हैं, वो आपके लिए आसान ऑप्शन होगी। फाइनेंस ये कहती है कि डेट जो है ये आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होगा, क्योंकि शेयर होल्डर में गुड थिंग पता है क्या है? प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड देना है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं देना। लेकिन अगर आपने लोन ले लिया तो फिर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट की अरेंजमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। तो लोन के केस में आप फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको कंफर्म एक कमिटमेंट है वो हमेशा हर हाल में पूरी करनी पड़ेगी। शेयर के केस में फ्लेक्सिबल हैं, प्रॉफिट हुआ है पैसे अदा कीजिए, प्रॉफिट नहीं है पैसे अदा ना कीजिए। रीपेमेंट, आपने रीपेमेंट को इस तरीके से मैच करना है कि वो आपके जो प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हैं उनके साथ कंपैटिबल हो सके। जैसे अगर आपने एक 10 साल के लिए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेंगे ना, अब आपने उसकी रीपेमेंट को भी इस तरीके से मैच करना है, रीपेमेंट शेड्यूल बैंक के साथ बैठ के इस तरीके से बनाना है कि इधर से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, हर साल पैसा आता जाए और उसमें से कुछ हिस्सा आपके पास रहे और कुछ हिस्सा लोन की रीपेमेंट की शक्ल में निकलता है। इस तरीके से आपके पास आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये एग्री कर लिया कि सारे का सारा लोन 10 साल के एंड में पे करना पड़ेगा, तो शुरू के जो 9 साल हैं वो तो आपके बड़े अच्छे गुजरेंगे, उसमें आपको लोन रीपे नहीं करना, आखिरी 10 साल आपको मुसीबत पड़ जाएगी, और एक ही साल में सारे पैसे इकट्ठे करना आपको भी पता है मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने रीपेमेंट को किस तरीके से मैच करना है, आइडियल फाइनेंसिंग क्या है, रीपेमेंट को कैसे मैच करो, अपने कैश फ्लोज के साथ, कैश फ्लोज के साथ। ठीक है भाई, बिजली का बिल कब आना चाहिए, 10 तारीख को, 20 तारीख को या 30 तारीख को? 10 तारीख को आना चाहिए।
10 को कितने स्टूडेंट्स का हाल है? 10 तारीख को बिल आना चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है, 10 को आना चाहिए। ये वही पे ड्यू डेट क्या होनी चाहिए, पूछना ये चाह रहा हूँ। ड्यू डेट 10 के लगभग होनी चाहिए, 20 के लगभग होनी चाहिए, या 30 के लगभग? 10 के लगभग क्यों होनी चाहिए भला? हाँ, सैलरी आएगी आपको 4-5 तारीख को, तो सैलरी मिलनी है। आपके कैश फ्लोज आपकी ओब्लिगेशन के साथ लिंक हो जाते हैं। यही कंसेप्ट वो आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा है। लेकिन आता कब है अक्सर? वो हाँ 25, 24, 25, जब 18, 19, 20 को आता है। वह मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रूटीन है। हाँ जी, लेकिन जो हमारी तरफ की रूटीन है वो है 20, 21 को आता है, 24, 25 को लास्ट ड्यू डेट होती है। सैलरीड पर्सन के उस वक्त पैसे जो है वो खत्म हो चुके होते हैं, वो तो 4-5 दिन बाद ही खत्म हो जाते हैं। तो ये मिसमैच, ऐसी सूरत में डिफॉल्ट का रिस्क फिर ज्यादा होता है। तो ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? रीपेमेंट को आपके कैश फ्लो के साथ मैच होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है? आपने ये भी देखना है कि लोन उस हद तक आपने लेना है जिस हद तक डेट इक्विटी का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन रहे। डेट इक्विटी रेशो आपने पढ़ा होगा ना? अमूमी तौर पे जो डेट इक्विटी रेशो, वैसे तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली 30 to 70 समझा जाता है कि एक बेहतर डेट इक्विटी रेशो है। यानी 70% पैसा आपके बिजनेस में पड़ा हुआ है इक्विटी का, और 30% पड़ा हुआ है उधार का। अगर डेट ज्यादा होता जाएगा ना, तो बिजनेस का रिस्क भी ज्यादा होता जाएगा। फर्ज कीजिए अगर डेट है 40% और इक्विटी है 60%, तो यहां पे आप क्या रिकमेंड करते हैं? जब ज्यादा पैसे, मजीद पैसे चाहिए, कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी चाहिए? शेयर्स की। शाबाश। तो ये सारे फैक्टर्स को आपने जहन में रख के फिर फैसला करना है। अब ये पॉसिबल है एक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और सोर्स अच्छा आ रहा हो, दूसरे फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और आ रहा हो, लेकिन आपने सबको कलेक्टिवली एनालाइज करके सामने रखते हुए फैसला कोई भी हो, उसको ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको लिए ये इसी सोर्स को फॉलो करना है, नहीं, वो ये नहीं सिखा रहा। वो क्या सिखा रहा है? जिस मर्जी सोर्स को फॉलो करे, लेकिन इन फैक्टर्स को सामने रख के कंसीडर करते हुए डिसीजन करना है। डन जी। तो आज के लेक्चर में हमने 2 चीजें सीखी। नंबर 1, कुछ अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सीखे, और फिर लास्ट में उसने हमें एक टिप बताई है, असूल बताया कि जब कभी आपने फाइनेंसिंग ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कोई भी, तो इन चीजों को सामने रखना है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? हाँ, मोर इक्विटी की तरफ, ये अच्छा सोचा है आपने। मोर इक्विटी की तरफ जाएंगे, इनका क्वेश्चन ये है, अब ये भाई आंसर करेंगे। मोर इक्विटी की तरफ जाए तो शेयर होल्डर्स ज्यादा हो जाएंगे। शेयर होल्डर ज्यादा होंगे, जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो शेयर हो जाएगा दूसरे लोगों की तरफ। ठीक है, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है। क्या हल है इसका? क्या हल है? राइट शेयर इशू किए जाए। राइट शेयर जब आप इशू करेंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बाय कर लेंगे, और वो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा। अब थोड़ा थोड़ा केस स्टडी की तरफ आ रहे हैं आप। अच्छा, फर्ज करें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहते हैं सर हम खाली पड़े, हमारे जेब में कोई पैसा नहीं है, नहीं कर सकते, फिर क्या करें? शाबाश। दूसरी ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर की तरफ जा सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर में आपको पता है वोटिंग पावर शेयर नहीं होती, उसका मकसद ही, लेकिन उसमें फिर पता है क्या करना पड़ता है? कंट्रोल आप अपने पास रखते हैं, लेकिन फिर उनको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से कुछ ज्यादा ऑफर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ जाहिर आप उनसे कुछ ले रहे हैं, बिजनेस का असूल है फेयर डीलिंग, कुछ लें कुछ दें, इसी के मुताबिक चलेगा। तो आप जब उनसे डिसीजन मेकिंग पावर ले रहे हैं, तो फिर आप उनको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादा देना पड़ता है, इसीलिए उन्हें प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें प्रेफरेंस बेसिस पे मिलती है। क्या प्रेफरेंस बेसिस पे मिलता है? पढ़ा था हमने, डिविडेंड मिलता है, और जब वाइंड अप हो रही होगी तो क्लियर जी, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब तैयार हो जाइए। आज लेक्चर तो आज का खत्म हो गया, लेकिन जो मेंटी स्टार्ट में करवाना था वो हम एंड पे करवा रहे हैं ना, तो जरा तैयार हो जाइए। लिंक आपके ग्रुप में भी शेयर किया जाता है, ठीक है? क्विज के लिए तैयार हो, पॉज कीजिएगा जी। लिंक शेयर कर दिया गया है, क्लिक कर लिया आपने, रेडी है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपना CRN लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन,
जी, व्हाट इज ए की कंडीशन इन मुराबा कॉन्ट्रैक्ट? मुराबा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? सेल वाला। की कंडीशन क्या है? कि प्रोडक्ट मस्ट बी ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय सेलर। ठीक है, इंटेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल वाली ऑप्शन नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। रिबा मीन्स इंटरेस्ट विच इज प्रोहिबिटेड। शाबाश। क्वेश्चन 3। Which Islamic financing method is based on leasing on asset? Correct. कौन रिस्पॉन्सिबल है इजारा में? गुड, शाबाश, 5 सेकंड में जवाब दे दिया आपने, छा छू गए। हाउ आर लॉसेस शेयर्ड अमंग पार्टनर्स? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से नहीं, नहीं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। Which of the following feature of restrictive मुदारबा? रिस्ट्रिक्टिव मुदारबा की दो टाइप्स है ना, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टिव मुदारबा में क्या होता है? वर्किंग पार्टनर मस्ट स्टिक टू स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट बोल दी है उसी हद तक रह, चाहे दूसरी इन्वेस्टमेंट कोई हलाल इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन चूंकि उसको स्पेसिफाई किया गया है उससे उसी हद तक रहना है। प्राइस फिक्स होती है मुनाफा कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा ही है, और दोनों पार्टीज को पता। क्या बाद में ये चेंज हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद? नहीं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस मुदारबा फ्रॉम मुशारका? मुदारबा में एक पार्टी कैपिटल लेके आएगी और दूसरी पार्टी मैनेजमेंट। ठीक है, इन मुशारका ओनली वन पार्टी कंट्रीब्यूट्स कैपिटल नहीं, मुशारका में दोनों पार्टीज कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, मुदारबा में सिर्फ एक करती है, दूसरी नहीं करती। Which of the following best defines इजारा? रेंट ऑफ एसेट विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये एक तरह का रेंटल ट्रांजैक्शन है। इजारा के एंड में क्या होता है? ट्रांसफर।
Which of the following action not allowed in Islamic financing? इंटरेस्ट बेस्ड लैंडिंग अलाउड नहीं है. नेक्स्ट ट्रू फॉल्स. In Islamic financing, all investments involving uncertainty or gambling are strictly prohibited. Say true. जी, शारका में प्रॉफिट शेयर होते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बेस पे और लॉसेस शेयर होते हैं प्री एग्रीड. ट्रू है क्या ये? फॉल्स. प्रॉफिट कैसे शेयर होते हैं? एग्रीड. और लॉसेस कैसे शेयर होते हैं? लास्ट क्वेश्चन. मुदारिब अनऑथोराइज इन्वेस्टमेंट करे, क्या फुली रिस्पॉन्सिबल होगा? बिल्कुल होगा. यस, करेक्ट. चलिए, क्या लिखा हुआ है? मतलब वही मुदारिब. इंग्लिश वीक है हमारे बच्चे की, कोई बात नहीं, छोड़ दे उसको. कोई और कंसेप्ट तो नहीं है ना इसमें? कंसेप्चुअल ग्रामर इंग्लिश का प्रॉब्लम है ना. हाँ, दे की बजाय ही कर ले. वही ऊपर ए लिखा हुआ है, ए के साथ ही आना चाहिए था. दे प्लूरल होता है. वो भाई दे वो रब्बुल माल होता है. इसमें सिर्फ उसने मुदारिब की बात किया. अच्छा, मुदारिब जो क्लियर वर्ड है उसको इग्नोर कर रहे हैं आप. वो दे की तरफ लेके आए. भैया जो आपने लिख दिया वो गलत है, वो सही नहीं होगा. चलिए, टॉपर्स हमारी क्लास के आज के. जी, फर्स्ट पोजीशन शाबाश. सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन. सिक्स नहीं है, ऑनलाइन वाले बच्चे की लिखते हैं. सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, 10th पोजीशन. शाबाश. चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर. इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. कल इंशाल्लाह हम केस स्टडीज की प्रैक्टिस करेंगे. इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज की प्रैक्टिस करेंगे. आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम. अल्लाह हाफिज.